Hello to all the students who are preparing for December 2025 education examination. This is Dr. Hina Dawar and I am your mentor and your faculty for paper number 2 education UGC 9. So today in this video मैं आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताने वाली हूँ कि अगर आपका एम है JRF क्रैक करना इन दी एजुकेशन स्ट्रीम तो आपका क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस को कैसे आपने ब्रेक करके धीरे 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 तक दिसंबर तक कवर करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और व्हाट विल बी द सेफ स्कोर इफ यू आर एमिंग फॉर JRF। तो बहुत ही क्विक वे में, बहुत ही ब्रीफ तरीके से हम आज पूरा ये चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है बेटा, आज के इस पूरे वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल कि आप अपने लिए खुद की एक लर्निंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो जो आपके लिए हो। ठीक है, पहला रूल नंबर 1 यही है, हमने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हम दूसरों से अलग है, हमारी जर्नी हमारी है, हमने किसी और की स्ट्रैटेजी को एज इट इज कॉपी नहीं करना, हमने अपने दिमाग से खुद अपनी स्ट्रैटेजी लिखनी है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज टिल द टाइम आई एंड मी एंड यू आर टुगेदर, हम आपका एक एक्सपर्टाइज, एक प्रोफिशिएंसी लेवल डेवलप कर देंगे, जिसके बाद ये एग्जाम क्या, टीचिंग फील्ड का कोई भी एग्जाम देंगे आप उसमें जरूर पास होंगे। ये एक मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चलिए, तो इस एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन अपीयर कर सकता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस दैट हैव कम अप इन 2024। अब जो भी बच्चा मास्टर्स में है और उसके मास्टर्स में 55% मार्क्स बनते हैं, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, वेदर यू आर इन योर फर्स्ट ईयर और यू आर इन द सेकेंड ईयर। बीच में कंट्रोवर्सी आई थी कि फर्स्ट ईयर वाला अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इजीली फर्स्ट ईयर वाला भी अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, बट इफ यू आर इन 4 ईयर यूजी देन यू हैव टू बी इन द 4th ईयर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, और जो आपका परसेंटेज है दैट शुड बी 75%। ठीक है, तो या तो आपके पास 2 साल की पीजी होनी चाहिए या 4 इयर्स के यूजी प्रोग्राम में, आप दोनों ही केसेस में अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, दैट मीन्स ऑनलाइन मोड में है एंड इट इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, कैटेगरी 3 रहती है, रिजल्ट जो आता है वो इन 3 कैटेगरीज में आता है। पहला JRF, दूसरा नेट एंड PhD, थर्ड कैटेगरी इज ओनली PhD। हमें इस कैटेगरी को एम नहीं करना चाहिए, हमारा गोल इन्हीं दोनों पर टिका होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है पहले ये समझ लो। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर JRF। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट्स को अवार्ड होता है JRF। ठीक है, अब JRF मतलब आपको गवर्नमेंट फेलोशिप मिलती है UGC की तरफ से फॉर PhD, यानी उसके बाद PhD करने के लिए आपको पापा मम्मी से पैसे नहीं लेने, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अपने मम्मी पापा को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फेलोशिप के लिए मिलेगा आपको फॉर PhD और उसमें नेट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, और आपके पास 3 इयर्स का टाइम होता है PhD में इनरोल करने के लिए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है नेट, उसमें आपका JRF नहीं होता, नेट और ओनली PhD इंक्लूडेड रहता है, और ओनली PhD के लिए जो स्कोर है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, आपका जो भी रिजल्ट आता है नेट में, जो भी स्कोर आएगा उस स्कोर को आप सिर्फ 1 साल के लिए यूज कर सकते हो PhD में एडमिशन लेने के लिए, और नेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिंदगी भर के लिए एलिजिबल। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है ओनली PhD, यानी ये जो स्कोर है आप 1 साल के लिए यूज कर सकते हो फॉर PhD एडमिशन। 1 साल बाद दोबारा से पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब पेपर के लिए स्ट्रैटेजी क्या है ये तो हुआ, पेपर क्या है, पेपर की स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग द नेट एग्जामिनेशन इज डोंट पोस्टपोन योर सक्सेस। और हम लोग अपनी सक्सेस को पोस्टपोन कैसे करते हैं, अभी जुलाई है, अगस्त से पढ़ेंगे, सितंबर से पढ़ेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, फिर आखिरी महीना आ जाता है नवंबर। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। द सीक्रेट टू सक्सेस इज यू कैन नॉट पोस्टपोन योर वर्क एवरी डे, अदरवाइज यू विल बी एबल टू पोस्टपोन योर सक्सेस। अब फैसला आपका है, आपने सक्सेस को पोस्टपोन करना है या आज से पढ़ना शुरू करना है।
ठीक है, आपके पास दो पेपर रहते हैं, पेपर नंबर 1 जिसको हम साधारण भाषा में गेम चेंजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पेपर नंबर 2 पे तो फोकस करते हैं, पेपर नंबर 1 पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, और जब हम पेपर नंबर 1 पर ध्यान देना भूल जाते हैं वो हमारी पूरी बाजी पलट देता है। ठीक है, पेपर नंबर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 100। पेपर नंबर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, इंटू 2 करा, टोटल 200 मार्क्स। पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, जैसे आपका एजुकेशन है। पेपर नंबर 1 में आपका जनरल पेपर है जो हर सब्जेक्ट में कॉमन रहता है। इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, आईसीटी, ये सब। अच्छी चीज ये है आप लोगों के लिए कि आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 100 फॉर पेपर नंबर 2 एंड 50 फॉर पेपर नंबर 1, आपको एक साथ ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और आपके पास टोटल 180 मिनट्स होते हैं, यानी पेपर टोटल 3 घंटे के लिए होता है। और अभी फिलहाल आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप बहुत ही लकी हैं, दिसंबर के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है नेगेटिव मार्किंग रिलेटेड, सिलेबस चेंज रिलेटेड, तो आप बहुत लकी हो। दिस इज द राइट टाइम टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन दिसंबर, बिकॉज यू नेवर नो अगले साल क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो क्या पता नेगेटिव मार्किंग हो जाए। यहाँ तो दिन और रात में कुछ भी बदल रहा है, देश बदल रहा है, पूरी की पूरी पॉलिसी बदल रही है, तो हमें नहीं मालूम आगे और क्या चेंजेस हो सकते। चलिए, so the only strategy to clear this examination is that you are never going to say that ma'am I cannot do it. Always remember आप कर सकते हो और आप करके ही रहोगे, और इस बार अगर किसी का एग्जाम क्लियर होगा दिसंबर में वो सिर्फ आपका होगा, ये भरोसा मुझे है, ये आपको भी खुद पर रखना है। ठीक है, so the strategy for clearing the examination is yes, 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 you can do it. I know you can do it. Clear? सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अपनी स्ट्रैटेजी मतलब अपना एक टाइम टेबल। आपको ये देखना है, आप अगर कॉलेज गोइंग हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, आप वो टाइम देखिए दिन में जिसमें आप सबसे ज्यादा फ्री होते हो और एकांत शांति में होते हो। ठीक उस समय आपने डेली बेसिस पर पढ़ना है आज से, एंड यू जस्ट नीड टू कवर 1 टॉपिक अ डे। एक टॉपिक पढ़िए पेपर नंबर 1 का, एक टॉपिक पढ़िए पेपर नंबर 2 का। आपको डेली एक ही टॉपिक पढ़ना है, पेपर 1 का, और एक टॉपिक पेपर 2 का। ठीक है, उसको रेगुलर रिवाइज करते रहिएगा, हर 10 दिन बाद पुरानी चीजों को साथ साथ रिवाइज कर दीजिए, और यूनिट वाइज पढ़िएगा, मिक्स एंड मैच करके नहीं पढ़ो। एक यूनिट पढ़ रहा है उसको ओवर करके ही नेक्स्ट पर जंप करना। ठीक है, एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम कि एक दिन में आपको एक टॉपिक पेपर 1 और एक पेपर टॉपिक 2 का कवर करना ही करना। अब वो आप देखो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हो, इट्स टोटली योर हेडेक, आपको ये करना है, दिस इज योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट, नाउ यू सी हाउ आई हैव टू मैनेज। और पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक इस तरह से, ये देखिए लाई हूं मैं आपके लिए, आपको पढ़ना कैसे, ऐसे। ये आप ही की एक टॉपर के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट मैप है। यहां पर उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन का एक टेबल बना लिया। शी हैज क्लियरली रिटन डाउन व्हाट इज द नेम ऑफ द कमीशन, किस ईयर में आया, कौन उसका चेयरमैन है, और तीनों कमीशंस के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे रूरल यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी ने दिया, मल्टीपर्पज का सेकेंडरी ने दिया, वर्क एक्सपीरियंस कोठारी ने दिया। अब ये एक टेबल बन गया है, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि रूरल किसने दिया, मल्टीपर्पज किसने दिया, या फिर आपका साइंस मैथ्स प्रोडक्टिविटी की बात किसने करी। इसने प्रॉपर टेबल की फॉर्म में हर चीज नोट डाउन कर ली। दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो। आपको हर चीज लिखनी जरूर है, अपने नोट्स बनाने हैं, लेकिन फ्लो चार्ट की फॉर्म में। क्योंकि देखिए बाकी नोट्स तो हम आपको पेड बैच में देते ही हैं, हम आपको पीडीएफ भी देते हैं, पीपीटी भी देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैप्स हम आपको नहीं देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैप्स है ना, ये आपको खुद बनाने हैं फॉर एवरी टॉपिक। आप जब भी पढ़ने बैठे हर टॉपिक का एक पेज लीजिए, उस पर कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप वहां पर साथ साथ नोट डाउन करें।
आप भाग नहीं रहे हैं, हर चीज आपके पास एक ही जगह पर इकट्ठी है, आप जस्ट उसको रेफर कर पा रहे हैं अपनी स्पीड से। आपको एक ही पेज पर हर चीज लिखनी है एक टॉपिक से। एंड देन होगा क्या, अक्टूबर एंड तक आपके पास हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैप होगा। जब रिविजन करा, उसका पेज खोला, उसकी ड्राइंग देखी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, आपने पढ़ा टेलर मॉडल, करिकुलम का टेलर मॉडल आपने पढ़ा। यहां पर लिखा कि ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 ऑब्जेक्टिव्स है, OPIE। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मॉडल है। अब ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए आपके सोर्सेज क्या हैं? आपके सोर्सेज हैं यहाँ पे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये यूज करते हैं स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? ओल्ड को न्यू से कनेक्ट। सो कुछ इस तरह से आपने हर टॉपिक के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट मैप बनाना है जहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट वर्ड आप वहीं के वहीं हाथ का मेंशन कर रहे हैं। Is this fine? So this is one thing that you need to remember for your examination, and till the time आप एक यूनिट की थ्योरी कवर ना कर ले, आप एमसीक्यूज पे जंप नहीं करें। पहले एक यूनिट पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यूज पे दूसरा यूनिट पढ़ा, उसके एमसीक्यूज पे तीसरा यूनिट पढ़ा, उसके एमसीक्यूज। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक सबसे एंड में लगाएंगे, आप पहले यूनिट वाइज क्वेश्चंस करेंगे, यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, और कभी आपसे कोई गलती हो भी जाए तो याद रखिएगा, यू आर स्टिल लर्निंग। सो योर टारगेट शुड बी कि अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। योर सिलेबस शुड बी ओवर, सो दैट इन नवंबर आप क्या कर रहे हैं? आप मॉक्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मैराथन ले। सो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अक्टूबर तक आप टन सिलेबस डन, आप सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं, मैम ले आओ जितने क्वेश्चंस ला सकते हो। ये अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि नवंबर में हम आपके लिए बूस्टर कोर्स भी लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूनिट नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे प्रायोरिटी पे इसको लीजिए। यहां से स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और थिंकर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सांख्या, योगा, न्याय, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एसेंशियलिज्म, यहां से क्वेश्चन 100% ठीक है। देन आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स है, जितने भी कमीशन कमेटीज हैं उनके लिए आप टेबल बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर कमीशन कमेटी का टेबल रेडी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे 2025 के अंदर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स स्टिल आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू यूनिट नंबर 3, इस फील्ड में आप सरवाइव ही नहीं कर सकते इस यूनिट के बिना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जहां पर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसलिए इनको स्टार्टिंग में अच्छे से करिए। हर थ्योरी को अलग अलग पेज पे नोट डाउन कीजिए। हर थ्योरी का, जैसे मैंने अभी टेलर मॉडल का फ्लो चार्ट बना के दिखाया, हर थ्योरी का फ्लो चार्ट बनाइए। और अगर आप मेरे साथ पेड बैच में तैयारी करते हैं, मैं आपको हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैप, टेबल्स प्रोवाइड करती हूँ। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन एंड ऑफ चलता है, किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। जिस साल आता है तो 3-3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 कहते हैं ना, छोटा बच्चा हूं मैं, बेबी यूनिट, यहां पर आप फुल मार्क्स ले सकते। नेशनल बॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड लेवल्स ऑफ टीचर, अरे यहां से फुल मार्क्स मिलते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच, एक्सपोजिटरी अप्रोच, आपके ग्रुप सेंटर, टीचर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, इन सर्विस क्या है, प्री सर्विस क्या है, सब बच्चों वाले सवाल, बेबी क्वेश्चंस। एंड यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो है एनसीटीई, एनसीएफटीई, एनसीईआरटी, इनसे क्वेश्चंस आते हैं जो नेशनल बॉडीज रिलेटेड है। ठीक, यूनिट नंबर 5 फिर से कहता है मैं बेबी यूनिट हूं, मैं फुल मार्क्स दे सकता हूं। इस बार 2025 में भी आपके हर एक मॉडल से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग भी आ चुका है।
ठीक है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, भाई ये तो आपने करने हैं, यहां से क्वेश्चन आना है, इसमें कोई दो राहें ही नहीं है। इट विल बी देयर एंड इट विल ऑलवेज बी देयर एंड दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट यूनिट। Only trick that we need to remember is objective planning implementation evaluation OPIE। ठीक है, फिर आता है रिसर्च। मुझे इससे बहुत डर लगता है, ऐसा बच्चे कहते हैं मैम रिसर्च से बहुत डर लगता है। मैम लगेगा ही नहीं अगर हमारे साथ पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ रिसर्चेस 100% आना है। वेरिएबल हाइपोथेसिस आपको मैं अभी दिखाती हूँ। हाइपोथेसिस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, 5 स्टेटमेंट्स थी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फिट करनी थी हाइपोथेसिस रिलेटेड। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 100% आता है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। हाँ, अब आती है बात स्टैट्स की। स्टैट्स कभी आता है कभी नहीं आता है, और स्टैट्स से ही आप लोगों को डर लगता है। अगर आप स्टैट्स का कुछ पोर्शन भी कर लेते हो तो आप सेफ जोन में हो जाते हो। स्टैट्स पर एक बार पैसेज आ गया था और उसके 2 साल तक लगातार स्टैट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 1 साल उसमें से पैसेज आ गया, यानी 10 नंबर आपके सीधा पैसेज और स्टैट्स से थे। तो इसलिए रिसर्च पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 10 दिन आपको लग जाते हैं अच्छे से रिसर्च को कवर करने में, तो इसको प्रायोरिटी पे कवर कीजिए। तो अब पैटर्न बदल रहा है, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। आप अगर देखेंगे तो पेपर में ये देखिए सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ठीक है, आपको पेपर में देखिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस। अगेन देखिए आपको पिक करना है स्टेटमेंट बेस्ड। क्या आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट्स मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सीक्वेंस स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में सारे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स हैं, तो आप किसको छोड़ोगे किसको पढ़ोगे। एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स कवर कर दिए गए। ठीक इसी तरह इसमें 4 डिसेबिलिटीज कवर्ड है। सबसे बड़ी बात यहां असेसमेंट भी है, यहां पर डिसेबिलिटी भी। तो ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन है 2 यूनिट्स का। 2 टॉपिक उन्होंने यूनिट 7 से उठाया है, एक टॉपिक उन्होंने यूनिट 10 से उठाया। ठीक है, अब ये देखिए हाइपोथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है हाइपोथेसिस रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट थी। तो अब पेपर पहले जैसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है लेकिन इनडायरेक्ट ज्यादा है, जैसे मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस। मैच द फॉलोइंग में भी मल्टीपल यूनिट्स एक साथ। ये देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग, रिसर्च की डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस एक साथ, 4 अप्रोचेस। इसलिए हम किसी भी यूनिट को यहां स्किप नहीं कर सकते। अब यूनिट नंबर 7 बेबी यूनिट है, यहां पर आपको पेडागोजी, एंड्रोगोजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स, ये यहाँ के कंपल्सरी टॉपिक है। फ्लेंडर प्लस गैलोवे, ये कुछ गिने चुने टॉपिक है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। यहां पर यूनिट नंबर 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मैंने अभी आपको दिखाया 2025 का क्वेश्चन। 5 मॉडल्स हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के, उसमें से 4 आ गए मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये पता होना चाहिए हर मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है, तभी आप उसको मैच कर पाओगे। ठीक है, और फिर आते हैं यहां से एप्स और प्लेटफॉर्म के नेम, जैसे मूक्स के नेम, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के नेम, लाइब्रेरीज के नेम। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ LMS, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस डिवाइसेस। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखते हुए हमने अपना प्रिपरेशन करना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। यूनिट नंबर 9 में लीडरशिप मॉडल्स, TQM, पोस्टकॉप, CPM, PERT, यहां से आपके तकरीबन 8 क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। एंड अगेन दिस इज द इजी यूनिट, बेबी यूनिट। सिर्फ 21 डिसेबिलिटीज जो आपकी RPDWD एक्ट में दी है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट है, मेडिकल टर्म्स है, अदरवाइज यहां से आप बहुत इजीली नंबर ले सकते। ठीक है, लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगी कि कभी भी आपसे कोई बोले कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि NTA हर साल अपनी अप्रोच बदलता है। ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप नहीं जज कर सकते। जैसे इस बार करिकुलम से ज्यादा, पिछली बार फिलॉसफी से ज्यादा थे, उससे पिछली बार आपकी यूनिट 4 से ज्यादा थे।
ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एवरी यूनिट। इसलिए एक आपको कहते हो ना गहरा ज्ञान देती हूं इस वीडियो में, दैट ऑल क्वेश्चंस ऑल यूनिट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेफ स्कोर अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है 218 एंड 190 फॉर नेट। ये अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है जो मेरे सामने आई है, दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ। टारगेट आपका जो सेफ स्कोर है वो होना चाहिए 220 अगर आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हो। आपको नहीं पता किस साल कौन सा बच्चा ज्यादा पढ़ के आ जाए, कम हम लेकर नहीं चल सकते, ज्यादा में हम सेफ। भले ही हमारे कम नंबर आए हम सेफ नहीं है, ज्यादा तो जितना भी आ जाए उतना अच्छा है, क्या पता हम भी टॉपर बन जाए। सो 1% को मिलता है जेआरएफ, इसलिए 220 का एम कीजिए अगर आपका टारगेट नेट जेआरएफ है, और 6% को मिलता है नेट। तो हमेशा 200 के टारगेट को एम करके चलिए अगर आपको नेट चाहिए, ताकि अगर आपके 198 196 भी आ जाए तो आप सेफ जोन में हैं। सो 200 फॉर नेट एंड 220 फॉर जेआरएफ, इससे कम का सोचिएगा मत, बिकॉज आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें से ही पेपर बनता है। ये आपका 80% एरिया है, 80% पेपर आपका इसी टॉपिक्स में से आता है जो मैंने आपके ऑन स्क्रीन लिख दिया 80%। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और अक्टूबर तक अपना सिलेबस एंड कर देते हैं, एंड इफ यू आर विद मी इन द पेड कोर्स, आई एम टेलिंग यू आपका जेआरएफ होके रहेगा। So this is the approach that we follow in the paid course as well, because नवंबर में हम आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस देते हैं, काउंटलेस। तो जुड़िए हमारे साथ, लगे रहो एंड देखना दिसंबर में जेआरएफ आपका होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।